हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक, ऑप्शन बी चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी मसाला बोर्ड असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसाला बोर्ड असम। दोस्तों, याद रखिए कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। चाय बोर्ड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है, ये भी बिल्कुल सही है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो मसाला बोर्ड है इसका मुख्यालय असम में नहीं है बल्कि केरल में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सूरमा नगरी किस नगर का उपनाम है? ऑप्शन आपके सामने अलीगढ़, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी सहारनपुर, या फिर ऑप्शन डी पीलीभीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरेली। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो बरेली है इसे सूरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वासुरी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा पीलीभीत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पैगोडा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एलोरा मंदिर, ऑप्शन बी खजुराहो मंदिर, ऑप्शन सी दशावतार मंदिर, या फिर ऑप्शन डी कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों, याद रखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है इसे काला पैगोडा या फिर ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लीला सेठ, या फिर ऑप्शन डी भीकाजी कामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीकाजी कामा। तो याद रखिएगा कि मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहली बार भारत के बाहर जर्मनी में सबसे पहली बार तिरंगा को फहराया था और इन्हें भारतीय क्रांति की मां के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है वह गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जलवाष्प, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से जो धुआं निकलता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है जो कि प्रदूषण का कार्य करती है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा के स्थायी बैठक की अध्यक्षता कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी बैठक के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और याद रखिएगा कि इनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी कनिष्क, या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। दोस्तों, याद रखिए कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, या फिर ऑप्शन डी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब किसी नदी पर बहुत अधिक ऐसे पौधे उग जाते हैं जो कि नीचे के पानी से सारे ऑक्सीजन को चूस लेते हैं तो नीचे की जितने भी पानी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसके नीचे के जीव जो है वो मरने लगते हैं। यानी कि इस ऑक्सीजन की कमी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है और इसे संक्षिप्त रूप में बीओडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अंतराल फसलन, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी जल संवर्धन, या फिर ऑप्शन डी आर्द्रता संवर्धन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल संवर्धन। दोस्तों याद रखिएगा कि जब ऐसी कृषि की जाती है जहाँ पर पानी में ही सारे प्रौद्योगिकी से कृषि की जाती है और उसमें कोई भी मिट्टी का यूज़ नहीं होता, इस पानी में ही सारे ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो कि एक पौधे के लिए आवश्यक है, और इसी को जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने अपर्दन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी निम्नीकरण या फिर ऑप्शन डी व्यापक विनाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपक्षय। दोस्तों अगर कोई भी मिट्टी का कण है, अगर वो अपने ही स्थान पर टूट टूट कर गिरने लगता है तो उसे अपक्षय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने पहली, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 8वीं या फिर ऑप्शन डी 12वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में और भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? ऑप्शन आपके सामने हल्दिया, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची। दोस्तों याद रखिएगा कि पहली डाक टिकट जो जारी की गई थी वो कराची में जारी की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोडर्मा या फिर ऑप्शन डी ल्यूकेपीनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकेमिया। दोस्तों जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है और इसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऑप्शन बी कुनलुन पर्वत, ऑप्शन सी अराकानी ओमा या फिर ऑप्शन डी गोलन की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुनलुन पर्वत। दोस्तों याद रखिएगा कि कुनलुन पर्वत को एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन आपके सामने सुक्रोज, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी यूरोक्रोम या फिर ऑप्शन डी लाइसोजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। दोस्तों याद रखिए कि हमारे आंसू में लाइसोजाइम नाम का पदार्थ होता है और इसी कारण जब हमारी आंख में कोई भी कीड़ा पहुंच जाता है तो वो तुरंत मर जाता है क्योंकि वो लाइसोजाइम के संपर्क में आता है। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है रेटिनॉल, ऑप्शन बी फिलोक्विनोन, ऑप्शन सी थायमिन या फिर ऑप्शन डी टोकोफिरॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमिन। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील है, और आपको पता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है सही हो जाएगा, ये जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन, मच्छरों को भगाने वाली दवाइयों को बनाने में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एथिलीन, ऑप्शन बी एलिथ्रिन, ऑप्शन सी एसिटिलीन या फिर ऑप्शन डी सल्फेनिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिथ्रिन। दोस्तों याद रखिएगा कि मच्छरों को भगाने वाली दवाइयों को बनाने में उसमें एलिथ्रिन मिलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा कि एथिलीन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन आपके सामने तोता, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी चील या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़। दोस्तों याद रखिए कि बाकी तीनों ऑप्शन कौवा, तोता और चील तीनों की तीनों पक्षी वर्ग में हैं, लेकिन जो चमगादड़ है इसको पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है क्योंकि ये बच्चे देता है, साथ ही साथ इसके मुंह में दांत पाए जाते हैं। ऐसे कई लक्षण पाए जाने के कारण चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया। अगला क्वेश्चन, संविधान का व्याख्याकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने न्यायपालिका, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका। दोस्तों याद रखिएगा कि न्यायपालिका को भारतीय संविधान का व्याख्याकार या भारतीय संविधान का अंग रक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन आपके सामने यूरिएस, ऑप्शन बी जाइमेस, ऑप्शन सी लाइपेज या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिएस। दोस्तों याद रखिए कि लाल चने में यूरिएस एंजाइम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसे हिंदी में खमीर कहा जाता है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें जाइमेस एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी वेंगुएले जलधारा, ऑप्शन सी अगुलहास जलधारा या फिर ऑप्शन डी क्यूरोशियो जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर में बहने वाली जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागरीय जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि क्यूरोशियो की जलधारा, इसका रंग गहरा नीला होने के कारण इसे जापान की काली धारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी औषधि या फिर ऑप्शन डी खेलकूद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। दोस्तों याद रखिए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और जो भूमंडलीय 500 पुरस्कार है वो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी तना या फिर ऑप्शन डी पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जूट तंतु किससे प्राप्त होता है तो तने से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अफीम किससे प्राप्त होता है तो याद रखिएगा पुष्प से प्राप्त होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास किससे प्राप्त होता है तो याद रखिएगा बीज से प्राप्त होता है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे तेजी से दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गुंजन, ऑप्शन बी फाख्ता, ऑप्शन सी मोर या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।